Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another video lecture on the channel of BioKids. Very warm welcome to all of you for this lecture. आज बेटा हमने लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करना है चैप्टर 14 रेस्पिरेशन के हवाले से, और इस पार्ट के अंदर हमने डिस्कस करना है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। जैसे अगर आपने लेक्चर फर्स्ट लिया होगा तो आपको ये चीज़ आइडिया होगी कि वहाँ पे हमने टॉपिक के 2 पार्ट किए थे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उधर ही डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज हमने दूसरा पार्ट डिस्कस करना है, दैट इज़ अबाउट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आउटलाइंस देखते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है। सो इट इज़ अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर, फिर हम डिटेल देखेंगे। पहले हमने लेरिंग्स के हवाले से देखना है, फिर उसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स पढ़ेंगे, एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलाई पढ़ेंगे, और गैशियस एक्सचेंज जो है एल्वियोलाई में किस तरह से होगा ये चीज़ हम देखेंगे। फिर उसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स भी देखेंगे कि ओवरऑल जो लंग्स हैं जिनके अंदर हमने ये ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई डक्ट, एल्वियोलाई को डिस्कस करना है, क्या बाहर से वो किस किस्म का स्ट्रक्चर शो करते हैं या उनमें कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। ठीक है, दैट वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर। अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे हमने ये लेक्चर फर्स्ट में ही डिस्कस किया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो पार्ट जो कि आपके लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स पर कॉन्सिस्ट करता है, उसको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का नाम देते हैं। यानी आपकी गर्दन से लेकर आपके लंग्स तक का जो हिस्सा है उसको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऐड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कौन से पार्ट हैं। तो 4 ही पार्ट होती हैं, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। लेरिंग्स, जिसको आप सिंपली वॉइस बॉक्स का नाम देते हैं, लेरिंग्स बेसिकली एक एनलार्जमेंट होती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन एनलार्जमेंट इन द एयरवे एट द टॉप ऑफ ट्रैकिया एंड बिलो द फेरिंग्स। यानी फेरिंग्स के बिल्कुल नीचे जो एक बॉक्स की तरह का स्ट्रक्चर होता है। यानी अगर मैं आपको एक ड्रॉ करके बताऊं कि लेट से आपकी ये जो कैविटी है, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे अगर फेरिंग्स का रीजन एंड कर रहा है तो यहाँ पर एक बॉक्स की तरह का स्ट्रक्चर होता है और नीचे आपका ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि लेरिंग्स एक ऐसा पैसेज वे है, एक ऐसी एनलार्जमेंट है एयरवेज की, यानी एक रास्ता है जिसमें क्या होता है कि जो ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया के टॉप पर मौजूद होता है और फेरिंग्स के नीचे मौजूद है। यानी फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में जो स्ट्रक्चर है उसको हम नाम क्या दे रहे हैं? लेरिंग्स का। और ये एक आप कहते हैं कि इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है कि हवा ने फेरिंग से गुजर के पहले लेरिंग्स में आना और लेरिंग से गुजर के नीचे की तरफ जाना है ट्रैकिया की तरफ। लेरिंग से जब हवा गुजरती है, ठीक है, इसकी जो कार्टिलेजनस हम कहते हैं कि बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, तो वो वोकल कॉर्ड्स जो 2 मेम्ब्रेन बनी होती हैं वो जब वाइब्रेट करती हैं हवा के गुजरने की वजह से, तब आपका जो लेरिंग्स है ना ये वॉइस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हमारा क्या था कि एक पैसेज वे है माउथ का। यहाँ पर अगर जो फेरिंग्स का रीजन था ये एंड हो गया है और यहाँ पर एक ट्यूब, एक कैविटी स्टार्ट हो गई है जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं? ट्रैकिया का। अब ये रीजन है, इस रीजन में बॉक्स की तरह का एक स्ट्रक्चर है जिसको नाम दिया जाता है लेरिंग्स का। इस लेरिंग्स के अंदर बेटा क्या होता है कि थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि 2 इस तरह के बैंड्स मौजूद होते हैं जिनको आप नाम क्या देते हैं? वोकल कॉर्ड्स का। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स। जब एयर यहाँ से गुजरती है तो ये वोकल कॉर्ड इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं जिसके रिज़ल्ट में आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, आवाज़ पैदा होती है। ठीक है, सो ये था एक लेरिंग्स। अब होपफुली कि आपके माइंड में एक स्केच बन गया होगा। डेफिनेशन हमने देखी कि एनलार्जमेंट है एयरवे की टॉप ऑफ ट्रैकिया और बिलो द फेरिंग्स, यानी फेरिंग्स से नीचे और ट्रैकिया के ऊपर है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ प्राइमरी ऑफ मसल्स एंड कार्टिलेज, मसल और कार्टिलेज दोनों का बना हुआ है। ठीक है, इसकी जो एक ओपनिंग होती है उसको हम नाम क्या देते हैं? वन ऑफ द कार्टिलेज इज कॉल्ड एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस जो है ना इसके ऊपर मौजूद होती है, वॉइस बॉक्स लेरिंग्स के ऊपर। अब एपीग्लॉटिस आपको याद होगा जब हम बात करते हैं कि स्वॉल्विंग की बात कर रहे थे, हमने जब फूड की बात की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, चैप्टर 11 फर्स्ट ईयर में, तब हमने कहा था कि जब आप फूड को स्वेलो करते हैं, जब आप खाना निगलते हैं, तो ग्लॉटिस जो है ये कार्टिलेज का वो फ्लैप होता है जो फ़ौरन से आपके लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स को क्लोज़ कर देता है ताकि जो फूड है वो आपके वॉइस बॉक्स की तरफ या आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ नहीं जाना चाहिए, फूड जो है वो एसोफेगस की तरफ ही जाए। ठीक है, तो ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एपिग्लॉटिस बेसिकली वो फ्लैप है कार्टिलेज का जो लेरिंग्स को कवर करता है ड्यूरिंग स्वॉल्विंग, और ग्लॉटिस वो ओपनिंग है लेरिंग्स की।
ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कि लेट्स से कि अगर हम ये कह रहे हैं लेरिंग्स है, तो लेरिंग्स की ये जो ओपनिंग है इसको हम नाम दे रहे हैं ग्लॉटिस का, और इसके ऊपर एक फ्लैप की तरह का स्ट्रक्चर है जो इसको कवर कर देता है, दैट इज़ नोन एज एपिग्लॉटिस। होप कि आपको इससे क्लियर हो गया होगा। दिस स्ट्रक्चर यूजली स्टैंड अपराइट एंड अलाउज एयर टू एंटर टू द लेरिंग्स, यानी ये बिल्कुल ना जो एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस वाला जो रीजन है ये अपराइट होता है, यानी बिल्कुल सीधा होता है ताकि हवा आसानी से जाए। ऑब्वियसली उसकी ओपनिंग है, उसने तो सीधे खड़े होना ताकि आसानी से हवा इसके अंदर से गुजर जाए। ड्यूरिंग स्वॉल्विंग अगेन वही बात आ गई है, लेरिंग्स इज रेस्ड एंड एपिग्लॉटिस इज प्रेस्ड डाउनवर्ड, यानी लेरिंग्स ऊपर की तरफ उठता है जब आप खाना निगलते हैं। आज खाना खाते हुए ज़रा इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है कि जब आप खाना निगल रहे होते हैं, जब आप निवाला आगे की तरफ लेके जाते हैं तो थोड़ा सा आपका लेरिंग्स ऊपर की तरफ उठता है, गले में आपको फील होता है कि कोई चीज़ ऊपर की तरफ उठी है, ठीक है। और एपिग्लॉटिस पर प्रेशर पड़ता है, जैसे एपिग्लॉटिस फ़ौरन लेरिंग्स को जो है ना बंद कर देता है। और इसके रिज़ल्ट में होता क्या है कि एपिग्लॉटिस पार्शली कवर कर देता है लेरिंग्स को, ताकि फूड और लिक्विड आपके एयर पैसेज वे में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपको जो हम कहते हैं ना कि वो खांसी आना शुरू हो जाती है, और मतलब इस तरह से एक सिचुएशन हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, सुकून से खाना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इट इज़ ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन से भी लाइंड होता है। हमने ऑलरेडी लेक्चर फर्स्ट में कहा था कि हर एक चीज़ म्यूकस लाइंड होगी ताकि एयर को मॉइस्चराइज करती रहे। इनसाइड द लेरिंग्स 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वोकलाइजेशन, हमने प्रीवियसली ही बात कर ली है। तो बेटे ये वाली जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे लेरिंग्स के बारे में पूछा जाता है, दैट क्वेश्चन यूँ आ सकता है, व्हाट इज़ लेरिंग्स, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लेरिंग्स, तो आप ये वाली स्लाइड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं लेरिंग्स की पोजीशन के हवाले से कि क्या पोजीशन है उसकी, ठीक है। एपिग्लॉटिस के हवाले से पूछ सकते हैं, ग्लॉटिस के हवाले से पूछ सकते हैं, या वोकल कॉर्ड्स और वोकलाइजेशन यानी साउंड प्रोडक्शन, वोकलाइजेशन कहते हैं साउंड प्रोडक्शन, इस हवाले से आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। सो साथ साथ नोट करते जाइए, और इसको जो हाईलाइटेड पॉइंट्स उनको ज़रूर मद्देनज़र रखना है। अच्छा जी, एक छोटी सी येलो बॉक्स अगर आप अपनी बुक पर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की है। Alveoli of human lungs are lined with a surfactant, a film of lipoprotein that lowers the surface tension and prevent them from closing. Surfactant also speeds up the transport of oxygen and carbon dioxide between the air and liquid lining alveoli and help to kill any bacteria which reach the alveoli. Surfactant constantly being secreted and reabsorbed in a healthy lungs. अब होता क्या है, सरफेक्टेंट क्या चीज़ है? लेट्स से कि हमने ये चीज़ कह दी है कि आपके जो है ना ये एक स्ट्रक्चर है जिसको आपने लंग्स का नाम दिया। अब लंग्स में क्या होता है कि लंग्स की जो इनर वाली लाइनिंग है ना सारी, ये इसको हम कहते हैं सरफेक्टेंट, जो है ना जो एक लिपोप्रोटीन का एक लिक्विड टाइप मटेरियल है वो उसको सराउंड कर देता है, ठीक है। अब सरफेक्टेंट ने जब इस तरह से अंदर से उसको एक दफ़ा कवरिंग कर ली है तो उससे होता क्या है कि अंदर की जो सारी लेयर है ना वो थोड़ी हम कहते हैं कि फिल्म की तरह की बन जाती है। वो फिल्म क्या होती है, एक तो सरफेस टेंशन को कम कर देती है कि जो सरफेस है ना उसमें खिंचाव पैदा नहीं होना चाहिए, वो वैसा ही फ्लेक्सिबल रहे ताकि आसानी से एयर गैसेस एक्सचेंज हो सके, लंग्स कोलैप्स ना करें बल्कि लंग्स आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकें, तो आप जो सांस ले रहे होते हैं वो आसानी से ले सकें, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में यानी ऑक्सीजन की एंट्री और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट में आसानी हो। तीसरी चीज़, क्योंकि ये लिपोप्रोटीन नेचर की है तो लंग्स के अंदर किसी भी किस्म की जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको नहीं पहुंचने देगी, उनको प्रिवेंट करेगी। और सरफेक्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप एक कांस्टेंट और मतलब ब्रीदिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे किसी किस्म की हम कहते हैं कि ना जो हेल्दी लंग्स होते हैं ये इसको सेक्रेट भी करते रहते हैं, रीअब्जॉर्ब भी करते रहते हैं, ताकि डेली बेसिस पे आपके लंग्स आसानी से इनहेल और एक्सहेल कर सकें। अब आपको एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ, गौर से सुनिएगा। अक्सर आप में से बच्चों ने काफ़ी दफ़ा मुझसे क्वेश्चन भी किया है कि मैम जो 7 मंथ का फीटस होता है या जो बेबी होता है जब उसकी बर्थ होती है उसके लंग्स का प्रॉब्लम होता है, उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, वो इनहेल नहीं कर सकता, रीज़न क्या है? तो तब मैंने आपको कहा था कि बेटा हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब वो टॉपिक है तो आपको बताने लगी हूँ कि जो 7 मंथ का बेबी होता है, ठीक है, अगर उसकी बर्थ हो गई है बेटा, अगर उसकी बर्थ हो गई है ना तो 7 मंथ वो वाला टाइम पीरियड था जब लंग्स ने फंक्शनल होना था, जब सरफेक्टेंट ने लंग्स के अंदर सिक्रीट होना था और इसके सिक्रीशन के बाद लंग्स फंक्शनल होते हैं और बेबी जो है वो एयर को इनहेल करता है या बाकायदा उसके लंग्स फंक्शनल होते हैं, ठीक है। अगर 7 मंथ में सरफेक्टेंट के रिलीज़ होने से पहले ही और लंग्स के मैच्योर होने और फंक्शन होने से पहले ही बेबी की बर्थ हो गई है
तो फिर उसको प्रॉब्लम आता है वेंटिलेशन का, वो ब्रीदिंग नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको वेंटिलेटर पे लगाते हैं कुछ अरसे के लिए ताकि वो थोड़ा स्टेबल हो जाए। फिर एक आध महीने बाद उसका सरफेक्टेंट रिलीज़ हो जाता है, लंग्स प्रॉपरली फंक्शनल हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो वो बच्चा आसानी से ब्रीदिंग कर सकता है। ठीक है, ये तब होता है जब 7 मंथ बेबी वेंटिलेशन के बाद सर्वाइव कर जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर 7 मंथ बेबी हो गया और उसकी समटाइम्स डेथ भी हो जाती है क्योंकि वो इनहेल नहीं कर सका, तो रीज़न क्या है कि सरफेक्टेंट बिल्कुल अभी सही से बना ही नहीं था, बिल्कुल लंग्स अभी सही से फंक्शनल हुए ही नहीं थे, अपनी मतलब फंक्शनैलिटी के बिल्कुल अर्लीस्ट स्टेजेस पर थे, तो लंग्स इतना सर्वाइव ही नहीं कर सका जिससे बेबी की डेथ हो गई है। ठीक है, तो ये 2 केसेस मैंने आपको बता दिए हैं जो फर्स्ट ईयर में आपने काफ़ी दफ़ा मुझसे पूछा था, वहाँ पे भी मैंने आपको ब्रीफ़ किया था, लेकिन मेन इस टॉपिक का पार्ट था, सो दैट्स मैं अगेन आपको रिकॉल भी करा रही हूँ, तो मैंने रीज़न भी आपको अगेन बता दिया। ये इंपॉर्टेंट बेटा आ सकता है, सरफेक्टेंट जो है पूछ सकते हैं आपसे, सरफेक्टेंट क्या होता है, ऑफ लिपोप्रोटीन, ये आपसे अक्सर पूछा जाता है MCQs में, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQs के लिए टिक कर लेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा पार्ट था, अच्छा पीछे हमने पहला पार्ट पढ़ा दैट इज़ नोन एज लेरिंग्स, और दरमियान में उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात थी। फिर हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे दैट इज़ ट्रैकिया। अच्छा बेटा यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, पहले ज़रा इसको हम देख लेते हैं थ्योरी पढ़ने से पहले। ये जो चीज़ है ना बच्चे, दिस इज़ नोन एज लेरिंग्स, हम इसी की बात कर रहे थे। ठीक है, लेरिंग्स ये था, ये वाला जो सारा पार्ट है इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया याद रखिएगा बेटा, ये कार्टिलेज की बनी होती है, और अगर आप देखें तो इसके ऊपर ये जो इस तरह की लाइंस हैं इनको सी शेप रिंग्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये रिंग्स मौजूद होती हैं। ट्रैकिया कार्टिलेज की बनी होती है, पाइप की तरह का स्ट्रक्चर होता है, स्मूथ मसल से बनी होती है, सी शेप कार्टिलेजनस प्लेट होती हैं 15 to 20 इसके ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैकिया के स्ट्रक्चर और MCQs के हवाले से, तो याद रखनी है बात। फिर उसके बाद आती हैं इसमें प्राइमरी ब्रोंकस, यानी ट्रैकिया डिवाइड करता है, तो ये जो येलो पार्ट है ये दोनों क्या हैं, प्राइमरी ब्रोंकस। फिर उसके बाद इस तरह से लंग्स आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से प्राइमरी ब्रोंकस बाहर ही रह जाता है, उसका कुछ हिस्सा बाहर होता है, कुछ हिस्सा अंदर होता है, और फिर उसके बाद लंग्स आ जाते हैं। थोड़ा अगर मैं इसको नीटली ड्रॉ करूँ तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर आप लंग्स की बात करते हैं तो सबसे पहले लेरिंग्स था, ट्रैकिया, और फिर ये प्राइमरी ब्रोंका है। फिर उसके बाद इस तरह से लंग्स का कुछ स्ट्रक्चर जो है ना वो डेवलप होता है कि थोड़ा सा प्राइमरी ब्रोंकस अंदर रह जाता है, ज़्यादातर बाहर ही रहता है, तो उसको आप प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं, पहली डिवीज़न। ठीक है, फिर उसके बाद ये कन्वर्ट होता है, तो हमारे पास ये रेड के आते हैं 2 सेकेंडरी डिवीजन्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट साइड है ना इसमें 2 सेकेंडरी बने हैं। ठीक है, राइट साइड पे अगर आप देखें तो 1, 2 और 3 बने हैं। ठीक हो गया, फिर उसके बाद बनती हैं टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई ये आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, और एंड पर बनती हैं ये ब्रोंकियोल्स। अब ये जो ब्रोंकियोल्स है ना बेटा, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर इस वजह से समझा रही हूँ ताकि जब हम थ्योरी पढ़ें तो आपको समझ आए कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अब ये सारे का सारा एक स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जो ब्रोंकियोल है ना बच्चे, ब्रोंकियोल के बाहर इस तरह से ना बिल्कुल स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ब्रोंकियोल की मिसाल ऐसे है जैसे आप जो अंगूर खाते हैं ना, अंगूर के साथ इस तरह से एक डंडी लगी होती है। ठीक है, फिर वो इस तरह से बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होता है, बहुत ज़्यादा इस तरह से ब्रांच होता है, उसके ऊपर इस तरह से बॉल की तरह के स्ट्रक्चर लगे होते हैं, यानी उसका पल्प लगा होता है जिसको आप तोड़ के खा लेते हैं, जो उसका फ्रूट होता है। बिल्कुल वही स्ट्रक्चर जो है ना बेटा आपकी एल्वेलाई का भी होता है। तो ये जो ब्रोंकियोल होता है ना, आप समझ लें कि ये वही डंडी है। ठीक है, और वो जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना जिसको आप पल्प का नाम देके उसको खा रहे होते हैं, वो बिल्कुल एल्वेलाई होती हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये एक स्केचिंग मैंने आपको बता दी है कि इसका मेन स्ट्रक्चर ऐसे, अब थ्योरी में 1 बाय 1 ये पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रैकिया और विंड पाइप इज़ अ मेम्ब्रेनस ट्यूब, क्लियर, consist of dense regular tissues and smooth muscles reinforced with 15 to 20 C-shaped pieces of cartilage, जो कि अभी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ट्रैकिया डिवाइड करते हैं तो 2 स्मॉल ट्यूब्स बनती हैं जिनको प्राइमरी ब्रोंकाई यानी पहला बनने वाला स्ट्रक्चर कहते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करते हैं तो सेकेंडरी बन जाएगा विद इन ईच लंग्स। ठीक है, यानी प्राइमरी जब डिवाइड करेगा तो सेकेंडरी बनेगा, लेकिन ये याद रखना है कि लंग्स के अंदर बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि लंग्स के अंदर थोड़ा सा पोर्शन प्राइमरी का रह जाता है, ज़्यादा बाहर ही होता है, लेकिन उस थोड़ा सा पोर्शन जो अंदर आएगा वो डिवाइड करेगा तो आगे सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ बेटा लाजमी याद रखनी है, MCQs में ऐसे ही स्टेटमेंट्स पर आपसे पूछते हैं ये लोग। फिर उसके बाद आते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। डिवाइड करेगा तो लेफ़्ट साइड पे 2 जबकि राइट साइड पे 3 पार्ट बनते हैं, अभी हमने देखा। ठीक हो गया, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड करेगा तो टर्शरी बनते हैं, जो पीछे हमने सारी डिवीजन देखी है। ब्रोंकाई कंटिन्यू टू ब्रांच एंड गिविंग डेज टू ब्रोंकियोल्स दैट आर लेस देन 1 मिलीमीटर इन डायमीटर। ये चीज़ याद रखनी है
कि जब ब्रोंकाई लेस देन 1 मिलीमीटर बनता है ना बेटा, तब जाके वो कन्वर्ट होता है ब्रोंकियोल में। ये लाजमी स्टेटमेंट याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में वो थोड़ा आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स ऑल्सो सब डिवाइड सेवरल टाइम्स टू बिकम इवन स्मॉलर टर्मिनल ब्रोंकाई। अब ये जो टर्मिनल ब्रोंकाई है ना, इसी के साथ आगे लग के एल्वियोलाई आती है, जो फिर आपको बिल्कुल ऐसी अपेयरेंस देती है जैसे वो अंगूर का एक छोटा सा गुच्छा उठा लेते हैं। तो सेम वही मतलब अपेयरेंस आपको आपके लंग्स के अंदर भी नज़र आती है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि सेकेंडरी ब्रोंकाई जो होती है सी शेप कार्टिलेज आर रिप्लेस्ड विद कार्टिलेजनस प्लेट, कि जब सेकेंडरी ब्रोंकाई की बात आती है ना, तो उसमें सी शेप कार्टिलेज नहीं होती, बल्कि उसमें कार्टिलेज प्लेट होती है। और जो ब्रोंकियोल और टर्मिनल ब्रोंकाई है वो तो इतनी सॉफ्ट होती हैं कि उनमें कोई कार्टिलेज होता ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि प्राइम ट्रैकिया के अंदर भी सी शेप कार्टिलेज है, प्राइमरी ब्रोंकस में भी सी शेप कार्टिलेज है, सेकेंडरी के अंदर कार्टिलेजनस प्लेट है, टर्शरी और ब्रोंकियोल और टर्मिनल ब्रांचेस के अंदर कोई भी कार्टिलेज नहीं है। ये बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर होते हैं क्योंकि इनके साथ एल्वेलाई अटैच है, रिचली सप्लाइड होती है ब्लड कैपिलरी के साथ, तो ये स्ट्रक्चर बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर इसको पिक्चर को थोड़ा जूम करती हूँ तो आपको मैं समझा देती हूँ कि ये सारी डिवीज़न कैसे हो रही होती है। बेटा ये आपको नज़र आ रहे हैं लंग्स, ठीक हो गया, सॉरी लेरिंग्स। यहाँ पे अगर हम पहले चीज़ देख लेते हैं तो ये क्या चीज़ है, लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स, ये इस तरह की चीज़ है। और ये होती है ट्रेकिया, ये आप देख सकते हैं कि रिंग्स की तरह का स्ट्रक्चर है। फिर दरमियान में ना ये जो पॉइंट, इसको हम कैरिना का नाम देते हैं, सेंट्रल पॉइंट है ये वाला, जहाँ से ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही होती है। ये प्राइमरी ब्रोंकस आप देख सकते हैं, ज़्यादातर बाहर है लेकिन कुछ हिस्सा इसका अंदर भी है, ये आप देख सकते हैं प्राइमरी वाला। अब प्राइमरी ब्रोंकस है, फिर उसके बाद उसके अंदर जब एंटर होते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये सेकेंडरी ब्रोंकस हो गया। फिर और नीचे की तरफ आता है तो ये फिर सेकेंडरी के बाद जो है ना सेगमेंटल या टर्शरी ब्रोंकस है, बिल्कुल टिप पर ब्रोंक्यूल्स हैं और बिल्कुल उसके एंड पर टर्मिनल ब्रोंकाई है, और इसी के साथ इस तरह से एल्वेलाई का स्ट्रक्चर अटैच है, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एमसीक्यू में भी आपसे पूछी जाती है, लंग्स आर कवर्ड विद अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, लंग्स आर कवर्ड विद डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन। वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन है ना तो सॉफ्ट होगा। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन। अब प्लूरल मेम्ब्रेन डबल है ना, तो ये आप देख सकते हैं कि एक जो बाहर वाली है इसको नाम क्या दिया है, पैराइटल प्लूरल, एक लेयर हो गई। फिर उसके बाद ये जो रेड वाली अंदर की तरफ है इसका नाम क्या हो गया, सॉरी इसको अगर मैं थोड़ा ये चीज़ कि ये है विजरल प्लूरल, ठीक हो गया। दोनों के दरमियान में कैविटी है जिसको नाम क्या दिया, प्लूरल कैविटी। बेटा प्लूरल कैविटी के अंदर जो है ना फ्लूइड हमेशा सर्कुलेट करता रहता है, वही जिसको आप सरफेक्टेंट कह रहे होते हैं। इसी की मदद से आपके लंग्स मॉइस्चराइज भी रहते हैं, इसी की मदद से आपके लंग्स बैक्टीरिया फ्री भी रहते हैं, आसानी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं और रेस्पायरेशन को पॉसिबल बना सकते हैं। ये चीज़ आपकी बुक के अंदर बेशक नहीं है, लेकिन आपने ये लाजमी नोट कर लेनी है क्योंकि ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है एमसीक्यूज़ में, तो आप समझ लें कि आई पड़ी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लंग्स आर कवर्ड विद डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज pleural membrane. The outer layer is known as parietal pleural, inner membrane is known as visceral pleural. There is a cavity between this membrane which is known as pleural cavity, and there is a fluid in the pleural cavity which circulate between the both layers of pleural membrane. This is known as surfactant, which can play very important role in contraction, relaxation and breathing purposes of lungs, because it play very important role in protection of lungs from the microorganism and harmful bacteria, and it also play very important role in gaseous exchange and maintaining a steep concentration gradient of oxygen as well as carbon dioxide, so that the exchange of gases between the organism and the environment takes place efficiently. ये इस वजह से मैंने इंग्लिश में बकायदा बताया आराम आराम से, ताकि आप इसको नोट कर लें। आप थोड़ा सा प्लेबैक करके पीछे की तरफ जाके दोबारा से वीडियो को चला सकते हैं ताकि आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाए।
ओके, आई होप कि बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाजमी नोट करना है। फिर हम आ जाते हैं एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलाई पे। टर्मिनल ब्रोंक्यूल डिवाइड करते हैं तो एल्वियोलर डक्ट बनती है। एल्वियोलर डक्ट में स्मॉल एयर फिल्ड चैम्बर्स होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। दीज आर द साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड। लाजमी याद रखना है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स दैट आर इन्वॉल्व इन गैशियस एक्सचेंज और दैट आर द साइट्स ऑफ गैशियस एक्सचेंज इन द बॉडी आर नोन एज एल्वियोलाई। 700 मिलियन एल्वियोलाई होती हैं और इसकी थिकनेस 0.1 माइक्रोमीटर से भी कम है, ताकि आसानी से जो है गैशियस एक्सचेंज हो सके। ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही एग्जांपल है जैसे मैंने आपको दिए कि अंगूरों वाला गुच्छा, ठीक है। तो बाहर की तरफ आप देख सकते हैं कि आर्टरीज, वेन्स हैं और मतलब स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, हम उसको कह रहे हैं, जिसमें वो ब्रोंक्यूल का पार्ट जो एल्वियोलाई के बिल्कुल साथ कनेक्टेड है, कैपिलरी बेड के साथ कनेक्टेड है और डायरेक्ट गैशियस एक्सचेंज कर रहा है। तो ये एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है। आपके लंग्स स्पॉन्जी होते हैं क्योंकि उसमें इसी तरह की एल्वियोलाई होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आउटसाइड डेंस नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का। रीज़न क्या है, गैशियस एक्सचेंज होगी तो फ़ौरन से ही फ्रेश ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाएगी, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। लाइनिंग ऑफ व्हिच एल्वियोलाई मोइस्ट स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। अच्छा, मोइस्ट स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है? सॉफ्ट एपिथेलियम की लेयर होती है जो हमेशा आपको ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर में मिलेगी बेटा जो सॉफ्ट होते हैं, जो मॉइस्चराइज होते हैं, जिन्होंने एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना होता है, ठीक है। सो मॉइस्चराइज स्क्वैमस एपिथेलियम, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ। consist of very thin flattened cells reducing the distance over which diffusion must occur। ठीक हो गया, यानी ये थिन फ्लैटेंड जो म्यूकस में ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है उसके हवाले से बता रहे हैं कि ये थिन फ्लैटेंड सेल की बनी होती है, डिस्टेंस को कम करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्यूजन हो सके। इसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एल्वियोलाई के दरमियान, को आसानी से एक्सपेंड कर सकती है, रिकॉइल कर सकती है, ताकि यानी एल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है ब्रीदिंग के दौरान। और ये किस वजह से होता है? कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स की वजह से होता है। तो ये बात याद रखनी है कि आपके लंग्स में दो तरह की प्रोटीन काम करवा रही हैं एल्वियोलाई को। वो कौन सी हैं? कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन जो होती है ना बेटा, ये वही प्रोटीन होती है जो बहुत फ्लेक्सिबल होती है और हमेशा उस स्ट्रक्चर को वर्किंग करवाती है। इलास्टिन वही है जो उसको फिक्स होने में या इलास्टिसिटी शो करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दैट वाज अबाउट द लेक्चर ऑफ एल्वियोलाई। और उसके बाद हम ओवरऑल बाहर से देख लेते हैं लंग्स कैसे होते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, इंपॉर्टेंट MCQ, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन है जी। लंग्स कॉनिकल शेप के होते हैं जैसे आपको नज़र आ रहा है, कोन की तरह का है, और बेस में डायफ्राम। अच्छा, डायफ्राम के लिए एक इंपॉर्टेंट MCQ आता है, द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी इज़ नोन एज डायफ्राम। द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी इज़ नोन एज डायफ्राम। डेफिनेशन भी हो जाएगी, MCQ भी हो जाएगा। और इसकी जो एपेक्स होती है वो बिल्कुल क्लेविकल बोन, जो आपकी ब्यूटी बोन होती है ना, जो हड्डी होती है जिसके साथ आपके कंधे और शोल्डर मतलब हम कहते हैं जो जुड़े होते हैं, उसको क्लेविकल बोन कहते हैं। लेफ्ट एंड राइट लंग्स आर सेपरेटेड मिडली बाय हर्ट एंड मेडिस्टेनियम विच इज़ एरिया बिटवीन लंग्स। अच्छा बच्चे, ये चीज़ जो है ना मेडिस्टेनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अक्सर MCQs पूछे जाते हैं कि दो लंग्स जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो उनके दरमियान वाली जो एक रीजन, जो एरिया होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? तो वो होती है मेडिस्टेनियम। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, मेडिस्टेनियम। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं। MCQ आपसे पूछा जा रहा होता है कि दो लंग्स जिस जगह पर कंबाइन करते हैं उसके दरमियान वाली जगह को क्या नाम देते हैं? उस जगह को नाम देते हैं मेडिस्टेनियम का। लेकिन बच्चे गलती से उसका आंसर लगाते हैं स्टर्नम। स्टर्नम बेटा वो बोन होती है जो आपके रिब केज को कंबाइन करती है, यानी आपका रिब केज लेफ़्ट और राइट से कंबाइन होकर सेंटर में जिस हड्डी के साथ जुड़ता है ना, उसको हम स्टर्नम कहते हैं। रिब केज जिस हड्डी के साथ सेंटर में जुड़ता है उसको हम स्टर्नम कहते हैं, लेकिन लंग्स जिस स्ट्रक्चर के साथ सेंटर में कंबाइन करते हैं उसको हम मेडिस्टेनियम कहते हैं। तो ये चीज़ लाजमी क्लियर रखनी है आप लोगों ने, ये अक्सर बच्चे इसी बात पर गलती करके आ जाते हैं। तो लेफ़्ट लंग्स की 2 लोब्स होती हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर, और राइट की 3 लोब्स होती हैं। ट्रायंगुलर शेप, हाइलम क्या है? ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन होती है लंग्स की जहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह मौजूद होते हैं। लंग्स स्पॉन्जी हैं एल्वियोलाई की वजह से। आपको ये जो है ना इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है नज़र आ रहा होगा, जिसको हम हाइलस का नाम दे रहे हैं। ये कॉनिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को वो कह रहा है। और वो थोड़ी सी लोब्स मैं आपको दिखा देती हूँ, पीछे काफ़ी क्लियर भी हो रही थी एक पिक्चर के अंदर। ये 2 और 3 लोब्स, अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे एक लाइन नज़र आ रही होगी, ये देखें 1 2 1 2 एंड 3, ये एक ही लाइन है तो 1 एंड 2। तो उन्होंने आपसे ये कहा है कि लेफ़्ट जो लंग्स होते हैं ना उसके 2 लोब्स होती हैं ये वाली, और राइट की होती हैं 3 लोब्स। तो ये आपको इस तरह से यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए,
ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं कि जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ये आप अटैम्प्ट कैसे करेंगे और डायग्राम कौन सी बनाएंगे, ये भी आपके क्वेश्चन होते हैं, तो क्लियर कर देते हैं यहीं पे। अच्छा, आपको क्वेश्चन बेटा आता है व्हाट इज़ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइट अ डिटेल नोट ऑन इन एंड ऑल्सो राइट अ डायग्राम ओवर इट। तो ये आपका सारा सीक्वेंस बनेगा, लेरिंग्स और स्वॉलोइंग और ये सारी चीज़ें। इसमें ऑब्वियसली येलो बॉक्स आप ऐड नहीं करेंगे। ट्रैकिया जब आएगा तो आपने ये वाले डायग्राम ज़रूर बेटा बना लेनी है। इसमें आपका लेरिंग्स भी शो हो रहा है, ट्रैकिया भी शो हो रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई और इसके अलावा ब्रोंक्यूल्स भी हो रही हैं। तो ये आसान सी है, लाजमी इसको आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक हो गया। तो ये पहली डायग्राम जो प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद अगर इसकी कर सकते हैं तो कर लें, अगर मतलब आपको आसानी होती है कर सकते हैं तो ज़रूर कर लें। जब आप ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई का, स्पेशली ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर और ये प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह लिखेंगे तो फिर उसके साथ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कर सकते हैं तो करें। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट के साथ आपने ये वाली लाजमी कर लेनी है डायग्राम। ठीक हो गया। तो ये जो है ना लंग्स के, जब आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे तो ये वाली डायग्राम है। यानी इस तरह से आपने ये सारा प्रिपेयर करना है। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। पहला क्वेश्चन है वाई इज़ एन इंटरनल लोकेशन ऑफ गैशियस एक्सचेंज टिश्यूज़ फॉर द टिश्यू एडवांटेजेस फॉर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, लिस्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सर्विस। वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो इंटरनल लोकेशन ऑफ गैशियस एक्सचेंज है ना, वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए। इंटरनल लोकेशन ऑफ गैशियस एक्सचेंज यानी लंग्स की बात हो गई, इंटरनल लोकेशन। ठीक है, लंग्स है ना जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होते हैं। तो इंटरनल लोकेशन ऑफ गैशियस एक्सचेंज जो कि लंग्स होते हैं वो क्यों एडवांटेजियस हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए, ये सवाल है। तो इसका जवाब बेटा ये बनता है कि जो इंटरनल लोकेशन होती है लंग्स की एक्सचेंज के लिए, क्योंकि गैशियस एक्सचेंज के लिए, वो लंग्स होती हैं। लंग्स एक ऐसी जगह है दैट जिसमें रेस्पिरेटरी सर्फेसिस की तमाम प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। यानी वो म्यूकस लाइंड भी होता है, लार्ज सरफेस एरिया भी होता है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज भी हैं, स्टीप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी होता है और गुड कैपिलरी नेटवर्क भी उसका मौजूद है। तो आसानी से गैशियस एक्सचेंज हो सकती है। मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के एल्वियोलाई से होके फ़ौरन डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड में और ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। और फिर उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ बता देनी रेस्पिरेटरी सर्फेस की। क्लियर। फिर उसके बाद है इफ़ एन इंजरी टोर अ स्मॉल होल इन द मेम्ब्रेन सराउंडिंग लंग्स व्हाट इफेक्ट ऑन लंग्स फंक्शन इज एक्सपेक्टेड। अब मेम्ब्रेन जो कि सराउंड करती है लंग्स को वो हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन बताया आपको डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आउटर को हम नाम देते हैं पैराइटल प्लूरल, अंदर वाली को विजरल, दोनों के दरमियान कैविटी को प्लूरल कैविटी, और इसमें फ्लूइड सराउंड कर रहा होता है जिसको हम सरफेक्टेंट वगैरह कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लंग्स की फंक्शनिंग के लिए कि लंग्स आसानी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं और या आप कह सकते हैं कि एक्सपेंड कर और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि गैशियस एक्सचेंज आसानी से हो सके। तो अगर ये ये जो मेम्ब्रेन है ये रप्चर हो जाती है, ठीक है, या डैमेज हो जाती है, तो इससे ये नुकसान होगा कि लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि जो सरफेक्टेंट मौजूद था वो लंग्स की फंक्शनिंग करवा रहा था। जो ये मेम्ब्रेन है ये उसको प्रोटेक्ट कर रही है। सो अगर एक प्रोटेक्टिंग और फंक्शन करवाने वाले दो चीज़ें एब्सेंट हो जाएंगी या डैमेज हो जाएंगी तो लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे एंड ब्रीदिंग विल नेवर टेक प्लेस और ऑर्गेनिज्म की डेथ भी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अक्सर आप ये चीज़ देखते हैं कि किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया, अब कहते हैं बाहर से तो इंजरी नहीं है फिर भी डेथ हो गई है, क्यों? उसके लंग्स पे प्रेशर पड़ता है, प्लूरल मेम्ब्रेन रप्चर कर जाती है, सरफेक्टेंट ज़ाया हो जाता है जिससे लंग्स कोलैप्स कर जाती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़ीरो हो जाता है, बंदे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वैसे मेडिकल में ज़्यादातर आता है, एमडी गेट में आता है, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने ऐड कर लिया। चलें, अच्छी बात है, आपको यहाँ से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आपने लाजमी इस बात का ख्याल रखना है। वाई ब्रीदिंग थ्रू नोज़ इज़ कंसिडर्ड मोर एडवांटेजियस, बड़ी अच्छी बात है जी। हमने पीछे लेक्चर 1 के अंदर भी यही चीज़ पढ़ी है कि नोज़ कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर में, वही बात थोड़ी घुमा के बताइए। अगर नोज़ के थ्रू ब्रीदिंग की जाती है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, नोज़ के थ्रू अगर ब्रीदिंग की जाती है तो उस दौरान जो नॉस्ट्रल हैं उनमें हेयर मौजूद हैं, वो एयर को फ़िल्टर कर लेंगे, बैक्टीरिया फ्री हो जाएगी एयर। सिलिया और जो म्यूकस है ये एयर को मॉइस्चराइज़ कर देंगे, तो एयर का टेम्परेचर और मॉइस्चर जो है ये मेंटेन हो जाएगा। तो नोज़ के थ्रू जो ब्रीदिंग की जाती है उसमें जो एयर है वो फ़िल्टर ऑफ डस्ट पार्टिकल, फ़िल्टर ऑफ बैक्टीरिया, वायरस हो जाती है।
और वो मॉइस्चराइज भी हो जाती है, वो ह्यूमिफाइड भी हो जाती है। अब ये एयर आसानी से लंग्स के थ्रू पास करेगी, गैसेस एक्सचेंज करेगी और लंग्स को किसी किस्म का भी डैमेज नहीं होगा, बिकॉज दिस एयर इज़ फ्री ऑफ जर्म पार्टिकल्स, एनी डस्ट पार्टिकल, एंड ऑल्सो इट इज़ ह्यूमिफाइड, एंड ऑल्सो इट is about the temperature of lungs according to the body temperature. So that's why this is very advantageous for organisms to breathe through lungs, टू ब्रीथ थ्रू नोज़। ठीक हो गया, क्योंकि हर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और ये एयर किसी किस्म के अंदर डैमेज नहीं करेगी। आई होप कि बेटा आपको तीनों क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि आपने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, दैट वाई मैंने इनके आंसर आपको खुद बता दिए हैं। लेक्चर को ज़रूर सुनना है आपने। अगर थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट होता है तो थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से इस पॉइंट से आप लेक्चर सुन सकते हैं ताकि क्लियर हो जाए। स्टिल बेटा कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आपको ऐसे ही अटैम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम है टॉपिक क्लोज होता है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फिर ऐड किए गए हैं, साथ ही एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐड किए गए जो कि मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। अगेन हम आ जाते हैं कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग लेक्चर्स मिलते रहें। आई होप कि आपको दोनों लेक्चर्स की अच्छी समझ आई होगी एंड ऑनवर्ड आपको इंशाल्लाह बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर ज़रूर हो जाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक।